सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग लेसन 4 का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं लेसन का नाम क्या। दोस्तों रेल पटरी का ज्यामितिक मान, ज्योमेट्रिक फॉर रेल ट्रैक। दोस्तों हम लोग इसमें कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले उस टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला टॉपिक इसमें हमारा रहेगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसको जानेंगे। फिर दूसरा होता है दोस्तों हमारा वर्टिकल कर्व क्या है। दोस्तों वर्टिकल कर्व के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब कुछ जानेंगे। ठीक दोस्तों, फिर आएगा हमारा दोस्तों सुपर एलिवेशन और बैंकिंग और कैंट किसे कहते हैं, इसी का नाम सुपर एलिवेशन का ही दोस्तों नाम है ये सब, बैंकिंग एंड कैंट, इसको देखेंगे दोस्तों। फिर हमारा आता है लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन। लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है दोस्तों, उसको जानेंगे। फिर दोस्तों हमारा आता है चेक रेल ऑफ कर्व। चेक रेल ऑफ कर्व क्या होता है उसको देखेंगे दोस्तों। फिर हमारा दोस्तों 6 नंबर और लास्ट आता है दोस्तों मैक्सिमम डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व क्या होता है। दोस्तों ये हमारा टॉपिक दिया गया है, इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें अपना लेक्चर को कंप्लीट करना है। देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा ऊर्ध्वाधर वक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा शिखर या उत्तल वक्र, जिसे बोलते हैं समिट कर्व दोस्तों। दूसरा होता है हमारा घाट या अवतल वक्र, जिसे हम लोग बोलते हैं वैली कर्व दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे शिखर वक्र क्या होता है। इस वक्र की उत्तलता कन्वेक्सिटी ऊपर को होती है, यह पहाड़ी की चोटी पर लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, कहाँ यूज किया जाता है, पहाड़ी की चोटियों पर उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर पे दोस्तों घाटी वक्र। घाटी वक्र क्या होता है दोस्तों, इस वक्र की उत्तलता कन्वेक्सिटी नीचे को होती है, यह वक्र घाटी में प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर देखेंगे। पहला फिगर देखते हैं दोस्तों, हम लोग पहला फिगर देखेंगे शिखर वक्र। ये हमारा इधर जितना बना है शिखर वक्र का है दोस्तों, देख लो ये हमारा विभिन्न प्रकार के शिखर वक्र है। ठीक, ये इधर हमारा बनाया गया दोस्तों विभिन्न प्रकार के घाटी वक्र। जो ये देखिए दोस्तों ये हमारे घाटी वक्र हैं, ये हमारे शिखर वक्र हैं। ठीक, अब देखते हैं पहला फिगर क्या दिया गया दोस्तों। ये देखिए ये फिगर जो दिया गया है दोस्तों, ये इसका अनंत उन्नत ढाल ये दिया गया दोस्तों, ये हमारा शिखर ढाल है। ये दोस्तों ये हो जाता है हमारा उत्तलता, ये हो जाता है हमारा नत ढाल T1 या T2 है दोस्तों। जो इसका ढाल होता है दोस्तों किधर की ओर होगा, उत्तलता इसको ऊपर की ओर होगा, ये ऊपर की ओर देखो भरा हुआ है। ठीक दोस्तों, और ये डैश डैश जो दिया गया है दोस्तों ये अंदर की ओर दिखाया गया है आपको। ठीक, अब ये देखेंगे दूसरे नंबर पे दोस्तों जो दिया गया है उन्नत ढाल, ये उन्नत ढाल ऊपर की ओर होगा और ये दोनों ऊपर की ओर हो गए। ठीक दोस्तों, इसमें दिखाया गया है दोनों क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे। एक में इसमें पहले में क्या था दोस्तों, एक ऊपर की ओर था एक नीचे की ओर था। ठीक, अब इसमें क्या था, दोनों ऊपर की ओर हैं, तो ये हमारा उन्नत ढाल हो गया, ये हमारा शिखर ढाल, ये उत्तलता हो गया। ठीक दोस्तों, ये T1 T2 हो गया, ये उन्नत ढाल ये ऊपर की ओर है। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों देखेंगे, तीसरे नंबर में कैसे दिया गया दोस्तों, उन्नत ढाल जो है ऊपर की ओर दिया गया और ये क्षैतिज की ओर दिया गया। ठीक दोस्तों, ये उन्नत ढाल ऊपर की ओर है, क्षैतिज ये क्षैतिज की ओर है। ये हमारा दोस्तों हो गया शिखर वक्र, ये उत्तलता हो गया। ठीक दोस्तों, ये हमारा T1 या T2 हो गया है दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें नत ढाल हमारा नीचे की ओर है, उन्नत ढाल हमारा ऊपर की ओर है। ठीक, और इसमें भी क्या है दोस्तों, ये देखिए घाटी बनी है, ये T1 हो गया T2 हो गया, ये घाट के आकार का होता है। ठीक, और इसमें देखिए नत ढाल दोस्तों दिया गया है, नत ढाल ये नीचे की ओर है, इसमें भी नत ढाल नीचे की ओर, इसमें दोनों नत ढाल ये होंगे और नीचे की ओर होंगे। ठीक, घाट देखिए दोस्तों बना है, T1 है T2 है। ठीक, अब दोस्तों हमारा तीसरा देख रहे हैं। तीसरे नंबर में दोस्तों हमारा नत ढाल ये दिखाया गया है आपको, और ये क्षैतिज चक्र, ये क्षैतिज चक्र में होते हैं दोस्तों, ये घाटी चक्र है। ठीक, इसे नत ढाल बोलते हैं, ये अंदर की ओर दबा होता है। ठीक, ये तीसरे नंबर का फिगर। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बाह्य उत्थान किसे कहते हैं, सुपर एलिवेशन और बैंकिंग और कैंट, मतलब इसके 3-4 नाम है दोस्तों जो हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें सुपर एलिवेशन मेन होता है हमारा। नाम तो कई है मगर हम इसका मेन नाम जो उपयोग करते हैं हिंदी में बोलते हैं बाह्य उत्थान और इंग्लिश में ज़्यादातर यूज करते हैं सुपर एलिवेशन। अब किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक दोस्तों, किसी पथ, रेल, सड़क आदि के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन जो होते हैं दोस्तों को वक्र की लंबाई में भीतर की ओर झुकने, वक्र की जो लंबाई होती है दोस्तों से भीतर की ओर झुकने अथवा बाहरी किनारा ऊपर उठा देने की क्रिया को बाह्य उत्थान कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, इसे कैंट भी बोल सकते हैं अथवा बंकिंग बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, जबकि
जब कोई वाहन क्षैतिज वक्र पर घूमता है, इस पर गति की दिशा के समकोण अपकेंद्री बल उपजता है। क्या होता है दोस्तों, जब मतलब कि जब कोई भी वाहन क्षैतिज वक्र पर घूमता है, इस पर गति की दिशा की समकोण अपकेंद्री बल उपजता है। इस अपकेंद्रीय बल की परिमाणी दिशा वक्र के भीतर किनारे से बाहरी किनारे की ओर होती है। यह बल वाहन के पास स्थिरता को प्रभावित करता है। यदि इस अपकेंद्री बल को उदासीन नहीं किया जाता है तो वाहन वक्र पर पलट जाता है। यह अपकेंद्री बल रेलगाड़ी के बाहरी पहिए पर क्षैतिज बल उत्पन्न करता है, जिस कारण बाहरी रेल क्या होता है दोस्तों, आउटर रेल पर अधिक भार ट्रेन के भार का 50% से अधिक पड़ता है और पहिए का फ्लंज रेल के शीर्ष से रगड़ खाता है। इस अधिक व असंतुलित भार के कारण गाड़ी के वक्र पर पटरी के उतर जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक दोस्तों, अतः वक्रों पर अपकेंद्री बल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए अपकेंद्री बल उत्पन्न करना होता है। के प्रभाव को उदासीन करने के लिए बाहरी रेल को भीतरी रेल की अपेक्षा कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों। इसमें क्या होता है, बाह्य जब बनाया जाता है दोस्तों, जब दिया जाता है तो जो भीतरी रेल होती है वो बाहरी रेल से हमेशा क्या होती है दोस्तों, नीचे होती है, और जो बाहरी रेल होती है दोस्तों वो हमेशा भीतरी रेल से ऊपर की ओर उठी होती है। जिससे क्या होता है दोस्तों कि जब कर्व दिया जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हमारी ट्रेन आसानी से मुड़ जाती है। जो अंदर यात्री बैठे होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक दोस्तों, इसीलिए हमें वक्र देना और बाह्य उत्थान बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बाह्य उत्थान का उद्देश्य क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो पहले नंबर में दिया गया दोस्तों, वक्र पर अपकेंद्री बल उत्पन्न करके अपकेंद्री क्या दोस्तों दिया गया, अभिकेंद्री बल उत्पन्न करके अपकेंद्री बल के प्रभाव को स्थिर करने के लिए किया जाता है। ठीक, बाह्य उत्थान का उद्देश्य ये है। ठीक दोस्तों, दूसरे नंबर पे है वक्र पर गाड़ी को पटरी से उतर जाने से रोकने के लिए ये बाह्य उत्थान दिया जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों दिया गया वक्र पर गाड़ी की समान गति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ठीक, रेलों के पास को घिसने से रोकने के लिए ये बाह्य उत्थान दिया जाता है। फिफ्थ नंबर, रेल का विसर्पण अर्थात क्रीप रोकने के लिए बाह्य उत्थान दिया जाता है। समझ में आया दोस्तों। फिर दोस्तों दिया गया है दोनों रेलों पर गाड़ी के भार को समान रूप से विपरीत करने के लिए दिया जाता है। यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए बाह्य उत्थान दिया जाता है। दोस्तों अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, वक्रों पर बाह्य उत्थान देने से क्या होता है, किस लिए वक्र पर बाह्य उत्थान दिया जाता है। पहला नंबर दोस्तों लिखा गया है, गाड़ी उच्च गति पर वक्र पर दौड़ सकती है। वक्र जो दिया गया होता है दोस्तों उस पर गाड़ी अधिक गति से भी दौड़ सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सेकेंड नंबर में दोस्तों दिया गया है, वक्र पर गाड़ी पलटने या घसीटने से बच जाती है। ना तो गाड़ी इसमें पलटती है ना घसीटती है, ये भी सबसे बड़ा फायदा होता है। ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका नहीं लगता है। पहली बात दोस्तों समझ में आया, ट्रेन में जो बैठे होते हैं यात्रियों में क्या होता है, झटका नहीं लगता है। फोर्थ नंबर दिया गया, पटरी से वर्षा जल निकासी उत्तम बनी रहती है। ठीक दोस्तों, फिर फिफ्थ नंबर में दोस्तों, पटरी का अनुसरण व्यय घट जाता है। वक्रों पर बाह्य उत्थान देने से क्या होता है, पटरी का अनुसरण व्यय घट जाता है। बाह्य उत्थान का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका फार्मूला लिखा गया है दोस्तों, E=V²/GR। जी कौन है, स्मॉल, ठीक, स्मॉल GR इंटू कैपिटल G। इस सूत्र से ज्ञात होता है कि गाड़ी की गति अधिक होने पर अथवा वक्र की त्रिज्या कम होने पर बाह्य उत्थान सुपर एलिवेशन E का मान अधिक आता है। दोस्तों अब दिया गया हमारा फार्मूला, E दोस्तों होता है कैपिटल GV²/127R। ठीक दोस्तों, इक्वल टू 13.76 V²/R mm में। ठीक दोस्तों, ये हमारा ब्रॉड गेज के लिए होता है। और दोस्तों हमारा E=8.33 V²/R mm में, ये हमारा मैट्रिक गेज के लिए होता है। ठीक दोस्तों, E=6.79 V²/R mm में, ये हमारा होता है दोस्तों नैरो गेज के लिए।
यहाँ देखते हैं दोस्तों हमारा ई क्या है, वी क्या है और आर क्या है और जी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें जो ई दिया गया है वो दोस्तों हमारा वायु उत्थान सुपर एलिवेशन में दिया जाता है। ठीक दोस्तों, हमारा सुपर एलिवेशन होता है। वी जो होता है दोस्तों हमारा गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। ठीक। आर जो होता है दोस्तों वक्रों की त्रिज्या होता है मीटर में। ठीक। जी जो होता है कैपिटल जी दोस्तों हमारा होता है रेल पटरी की गति गेज। ठीक दोस्तों, इसकी गति गेज डायमेंशन गेज क्या होती है में वो दिया जाता है। ठीक। अब देखेंगे दोस्तों हमारा दिया गया है भाव उत्थान की सीमा, लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। भारतीय रेलों के लिए वायु उत्थान की अधिकतम सीमा पटरी की गेज का 1/10 से 1/12 रखी गई है। इसके अनुसार विभिन्न गेज के लिए वायु उत्थान का मान निम्नलिखित आता है। यह वायु उत्थान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक के लिए उपयुक्त है। पहला दोस्तों दिया गया हमारी बड़ी लाइन, जिसे बोलते हैं ब्रॉड गेज। ये हमारा दोस्तों कितना होना चाहिए, 140 mm होना चाहिए। ठीक दोस्तों, छोटी लाइन के लिए हमारा मैट्रिक गेज के लिए 90 mm होना चाहिए। उसी गेज के लिए दोस्तों हमारा नैरो गेज के लिए 65 mm होना चाहिए। दोस्तों ये फिगर बनाया गया है कि वायु उत्थान कैसे बनेगा। दोस्तों ये हमारा फिगर बना के आपको दिखाया गया है, इसे हम अपने हाथ से बनाए दोस्तों। इसी तरह तुम फिगर बना के आना पेपर में तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों सब कुछ बताया गया है। ये दोस्तों हमारा देखिए यहाँ से और यहाँ से जो इसमें स्लोप है दोस्तों, ये हमारा वायु उत्थान निकल के आता है, सुपर एलिवेशन। ठीक दोस्तों, ये निर्माण स्तर है हमारा दिखाया गया है, ये स्लीपर दिखाया गया है दोस्तों, ये भीतरी रेल दिखाया गया है, ये हमारा जो दिखाया गया है दोस्तों एवं धुरी, पहिए एवं धुरी दोनों के बीच में धुरी लगी होती है दोस्तों, इसको दिखाया गया है। ये इनसाइडर है, सुपर एलिवेशन है, वायु उत्थान है दोस्तों, ये आउटर साइडर है। ठीक, ये बाहरी रेल बोलते हैं, ये बाहरी रेल, ये भीतरी रेल होती है। ठीक दोस्तों, ये बाहरी रेल है, ये दिखाया गया दोस्तों। ये हमारा क्या है, पहिए एवं धुरी है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वक्र पर चेक रेल लगाना क्यों आवश्यक है। चेक रेल ऑन कर्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तीखे वक्रों पर क्या करते हैं, ट्रैक की भीतरी रेल के बगल में अंदर की तरफ जो होता है दोस्तों अलग से एक अतिरिक्त रेल, जिसे चेक रेल कहते हैं, अलग से एक रॉड लगाई जाती है दोस्तों, एक अलग से रेल लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चेक रेल कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, चेक रेल गाड़ी के बाहरी पहिए के फ्लैंज को बाहरी रेल के ऊपर चढ़ने से रोकती है। ठीक दोस्तों, इसका पास निघर्षण लेटरल वेयर भी कम करती है तथा वक्र पर गाड़ी के विस्थापन को। ठीक दोस्तों, चेक रेल ब्रॉड गेज पर जब वक्र 8 डिग्री से अधिक और मीट्रिक गेज पर जब 4 डिग्री से अधिक तीखा मतलब कि तिरछा होगा दोस्तों, तब लगाई जाती है। भीतरी रेल और चेक रेल के न्यूनतम अंतर क्लियरेंस क्या होता है दोस्तों, ब्रॉड गेज के लिए 44 mm और मीट्रिक गेज के लिए 41 mm रखा जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका फिगर बनाया गया है वक्र पर चेक रेल। ये दोस्तों हमारा दिखाया गया है टाई रॉड, जो बीच में रॉड लगी होती है, ये हमारा चेक रेल होता है दोस्तों। यहाँ से और इसके बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर गेज की दूरी होती है दोस्तों। ये हमारा बाहरी रेल हो गया, ये हमारा भीतरी रेल हो गया। ठीक दोस्तों, ये हमारा फिगर बनाया गया दोस्तों। आप लोग फिगर बना के आएंगे तो अच्छा नंबर गेन करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, दिया गया है वक्र पर अधिकतम डिग्री या त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। ये गेज लिखा गया है दोस्तों, एक तरफ मैदानी क्षेत्र है, एक तरफ टर्न आउट पर है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला दोस्तों हमारा है बड़ी लाइन। बड़ी लाइन के लिए क्या है दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 10 डिग्री, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम त्रिज्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए, 175 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका क्या नाम है, बड़ी लाइन का अधिकतम डिग्री किसमें, टर्न आउट पर कितना होना चाहिए, 8 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। ठीक, और ये अधिकतम त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 218 मीटर होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और छोटी लाइन मीट्रिक गेज के लिए 16 डिग्री क्या होनी चाहिए दोस्तों, अधिकतम मीट्रिक गेज होनी चाहिए, अधिकतम डिग्री होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों के लिए अधिकतम त्रिज्या दोस्तों हमारा हो जाएगा 109 मीटर। ठीक, अधिकतम डिग्री दोस्तों हो जाएगी हमारे टर्न आउट पर 15 डिग्री, और अधिकतम त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 116 मीटर। संकरी लाइन के लिए दोस्तों हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अधिकतम डिग्री मैदानी क्षेत्रों के लिए अधिकतम त्रिज्या दोस्तों 44 मीटर हो जाएगा संकरी गेज के लिए। ठीक,
संकरी लाइन के लिए। और ये टर्न आउट पे दोस्तों अधिकतम डिग्री कितना हो जाएगा, 17 डिग्री हो जाएगा, ठीक, संकरी लाइन के लिए। और अधिकतम त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 103 मीटर, ठीक। दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल करियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों हमारा। आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।